गुड मॉर्निंग क्लास। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजिंग रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि किस तरह बैंक्स जो है, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे जो आज इंडिया में आप देख रहे हो ज्यादातर बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स ही हैं। तो जैसे आपका HDFC हो गया, SBI है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, इसके अलावा आपका PNB है। तो जितने भी आप ये बैंक्स देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स हैं। और इन्होंने इनका रोल कैसे चेंज हो रहा है, क्या ये नए नए रोल के अंदर आ रहे हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो 7 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। तो अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की, तो पहले बेटा जो कमर्शियल बैंक्स थे उनका अगर आप देखोगे तो मेन काम था डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन देना। ये दो मेन फंक्शन होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के। और किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो बैंक होता है वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी देश की अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो या डेवलपमेंट की बात करो तो वो कमर्शियल बैंक उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपना। तो एक जो कंट्री का एक जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है बेटा, कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे इंडस्ट्रीज, सारे ट्रेड, सारे लोग काम कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो आप सिस्टम देख रहे हो उसमें बैंक जो है वो एक लुब्रिकेशन का काम करता है। बैंक जो है वो स्मूथ करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। क्योंकि अगर बैंक्स, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर 5-7 दिन के लिए बैंक बंद हो जाए तो सारा सिस्टम ठप हो जाएगा, आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो रुक जाएगा। क्योंकि बैंक जो है वो एज ए इंटरमीडियरी सबके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो देखेंगे आप सैलरी भी बैंक में आ रही है, आपकी पेंशन भी बैंक में आ रही है, आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है, इवन तक कि किसानों को जो पैसा मिल रहा है, बुढ़ापा पेंशन जो मिल रही है, हर एक आदमी की सैलरी, तो सारा कुछ बैंक से जुड़ा हुआ है बेटा। तो बैंक जो है काफी इंपॉर्टेंट एज ए नर्व सेंटर काम करता है। बैंक एज ए नर्व सेंटर मतलब बैंक जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, चाहे ट्रेडिंग एक्टिविटी है, चाहे आप कैपिटल मार्केट की बात कर लो, किसी भी मार्केट की आप बात कर लो, कमर्शियल बैंक जो है वो एज ए नर्व सेंटर काम कर रहा है। तो ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल बैंक उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और कमर्शियल बैंक जो है सिर्फ आजकल डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देने तक ही सीमित नहीं है। कमर्शियल बैंक ने अपने आप को काफी चेंज किया है और क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स वी कैन से दे आर द नर्व सेंटर ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी। चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें, चाहे कैपिटल मार्केट की बात करें, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है वहां पे कमर्शियल बैंक आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात यह है कि कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और किसी भी देश की किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे प्ले करते हैं वो हम अब देखेंगे अभी। तो लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, कि कमर्शियल बैंक्स क्या क्या आपको ऐसी फैसिलिटीज देते हैं जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हाथ होता है बैंक का। अगर आप किसी भी देश की तरक्की के अंदर कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा सहयोग करता है। वो कैसे होता है और क्या कैसे रोल कैसे चेंज हो रहा है बैंक का। पहले जो बैंक थे वो हम देखते थे कि वहां भीड़ लगी रहती थी, बैंक जो आपको लोन नहीं दे रहे, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मांग रहे हैं, गारंटर मांग रहे हैं, इतना जोर नहीं था बैंकों का कस्टमर के ऊपर जितना आज हो गया है। आज तो बैंक खुद आपके पास चल के आते हैं। अगर आप देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक है, 811 उनकी स्कीम है, आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप उनको डॉक्यूमेंट घर बैठे दे दो, घर पे कोई कस्टमर को खाता खुलवाने के लिए घर पे आते हैं, फ्री में खाता खोल रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक जो है वो अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर रहा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए बैंक्स आपस में बहुत मारामारी है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट देखें तो अब जो है कस्टमर को सर्विसेज बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल रही है। नाउ बैंक्स आर प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर सर्विसेज। व्हाई? क्यों भाई अब इतनी अच्छी सर्विस क्यों देने लग गई है?
क्योंकि क्योंकि बेटा एक तो कंपटीशन बढ़ गया है, दूसरा जो सरकारी बैंक होते थे पहले ज्यादातर, प्राइवेट बैंक जो है बेटा 1991 के बाद आए। तो उससे पहले जो हमारे सरकारी बैंक ज्यादा होते थे, और सरकारी बैंक में जो बाबू होते थे, मैनेजर होते थे, वो ढंग से बात नहीं करते थे। तो फिर जब प्राइवेट बैंक आए, इन्होंने अच्छी अच्छी सर्विस देनी शुरू करी। जैसे अगर आप देखोगे तो HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं अपने अच्छे कस्टमर को। आप इनके बैंक में जाओगे, आपको पीने को बढ़िया पानी देंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, सीट से खड़े होकर बात करेंगे, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके फोन के ऊपर ही आपको ये आपकी समस्या दूर कर देंगे। स्पेशल आपको एक मैनेजर मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही समस्याएं सुन रहा है। तो कंपटीशन की वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। अब जो फोकस बन गया है कस्टमर का, वो कस्टमर ओरिएंटेड है और सर्विस ओरिएंटेड है। तो वो कस्टमर को बेटर सर्विसेज देते हैं, कस्टमर के ऊपर भी ध्यान रखते हैं और सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज दे आर कन्विंसिंग देयर कस्टमर। तो अब जो इनकी सर्विसेज हैं वो बहुत जल्दी हो गई हैं, बहुत कस्टमर फ्रेंडली हैं, बहुत जल्दी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं बैंक आजकल। तो ये जो पॉजिटिव चेंज आया है, ये इसलिए आया है बेटा क्योंकि इनको नए प्राइवेट बैंकों से और आपस में जो सरकारी बैंक है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। और दूसरा एक जो RBI ने एक 2005 के अंदर एक नई स्कीम शुरू की थी, दैट इज कॉल्ड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन स्कीम, ओम्बड्समैन स्कीम, ये 2005 में जो है इंडियन ओम्बड्समैन स्कीम लेके आए थे। तो ये एक किस्म से लोकपाल है, लोकपाल, लोकपाल स्कीम है। ओम्बड्समैन का मतलब लोकपाल। तो इसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम है, उनकी जितनी भी ग्रीवेंसीज हैं, उनकी जितने भी इश्यूज हैं, अगर कोई भी बैंक सॉल्व नहीं कर रहा है, बैंक तंग कर रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिप्लाई करेगा। तो RBI ने एक किस्म से लोकपाल की नियुक्ति की हुई है, कुछ ऑफिसर की नियुक्ति की हुई है, जिनका काम क्या है, आपकी शिकायतों को दूर करना। तो बैंक जो है अगर आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो आप इस ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है, बैंक जो है बेटा वो मोबाइल बैंकिंग लेकर के आया है। ये भी एक नया कमर्शियल बैंकिंग का एक नया रोल है कि बैंक्स जो है आजकल आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। कस्टमर जो है वो इजीली सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर उसके पास एक स्मार्टफोन है तो उसको सारे के सारे बैंक जो है वो मोबाइल बैंक के अंदर मोबाइल ऐप अवेलेबल करवाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो SBI का अगर आपके पास फोन है, अकाउंट है, तो आप SBI की योनो ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर आप लगभग बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मोबाइल के अंदर ही मिल जाएंगी। जैसे आप अपना मोबाइल का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिश का रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को मनी भेज सकते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट अगर चेकबुक की आपने रोकनी है वो आप रोक सकते हैं, ATM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो बैंक जो आपको है वो उसी मोबाइल ऐप के अंदर दे रहा है। तो ये मोबाइल बैंकिंग भी एक नया सिस्टम है जो बैंक आपको प्रोवाइड करवा रहा है, एक नई फैसिलिटी है। फिर हम बात करेंगे इश्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स। बैंक आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स अपने कस्टमर को दे रहा है, जो हम आप आजकल जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखते हैं जिसमें एक चिप लगी होती है यहाँ, तो आजकल जो है वो चिप वाले कार्ड आपको मिल जाते हैं। तो उससे क्या है कि आप कहीं भी अगर आप देखेंगे तो आपको कई बार तो ATM जो है वो पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वायरलेस होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको उस मशीन के ऊपर रखना होता है और वहां से वो कैच कर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स। तो आप इस कार्ड को ऑनलाइन परचेज में यूज कर सकते हो, ATM के अंदर पैसे निकालने के लिए यूज कर सकते हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो इससे आप। तो बैंक जो है काफी तरह के कार्ड्स इशू करता है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड जो सिंपली हर एक के पास होता है, क्रेडिट कार्ड जब आप बैंक से एज ए लोन आपने ये कार्ड लिया हुआ है,
इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो स्मार्ट कार्ड इशू करती है, तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये आपके अब जो नई स्कीम आई है उसमें हर एक कस्टमर को ये कार्ड मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं कस्टमर के लिए। देन एक नया कंसेप्ट है बेटा यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है? देखिए आफ्टर 2000 जो है, जब 2000 के बाद ये कंसेप्ट काफी पॉपुलर हुआ है इंडिया के अंदर। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का मीनिंग क्या है बेटा? कि आपको अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे बैंक से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ऑल बैंकिंग फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी आपको यही मिल जाएगी। जैसे आपके जो बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे HDFC है, एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, इसके अलावा आपका SBI बैंक है, ICICI है, ये सारे बैंक बेटा यूनिवर्सल बैंक है। यूनिवर्सल का मतलब आपको किसी भी तरह की कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, जैसे आपको लोन लेना है, इसके अलावा अगर आपको कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, ऑटो लोन लेना है, आपने इंश्योरेंस करवाना है, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी है, आपको एज ए मर्चेंट बैंकर काम करना है, आपको एज ए अंडरराइटर बैंक चाहिए, कोई भी आपको फैसिलिटी चाहिए बेटा, सारी की सारी फैसिलिटी आपको एक बैंक दे देगा। तो यूनिवर्सल बैंकिंग एक किस्म से सुपर स्टोर है, आप इसको कह सकते हैं सुपर स्टोर, जहां पे आपको सारी आइटम मिलेंगी, आपको कहीं नहीं जाना। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे और फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, कंसल्टेंसी हो गई, मर्चेंट बैंकिंग हो गई, आपने शेयर इशू करवाने हैं, आपको पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है अपना, आपको कोई भी काम है फाइनेंशियल नेचर का, कोई भी काम है, आप इस एक पर्टिकुलर बैंक में जाइए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको उसी बैंक में मिलेंगी। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बैंकिंग। ये जो बड़े बड़े बैंक हैं ये सारे यूनिवर्सल बैंक है बेटा, सारी फैसिलिटीज आपको यही मिल जाएंगी। तो ये भी एक नया कंसेप्ट है, ये भी एक नया रोल है कमर्शियल बैंक का, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हेल्पफुल इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। देखिए कमर्शियल बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है कि आपकी जो सेविंग है उसको मोबिलाइज करते हैं। देखिए जो इंडिविजुअल होते हैं बेटा, इंडिविजुअल के पास क्या होता है, इंडिविजुअल के पास एक्स्ट्रा कुछ सेविंग होती है, पैसे पड़े होते हैं उसके पास, तो वो पैसे जब आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। तो बैंक क्या कर रहा है, सेविंग को मोबिलाइज करके कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि जो इंडिविजुअल सेविंग करते हैं वो अगर वो बैंक के अंदर पैसा जमा नहीं करवाते तो अपने घर में सेव करके रखता हो। आपके घर में बेटा जो आपका पैसा पड़ा है वो कोई काम का नहीं, देश के लिए वो कोई काम नहीं आ रहा। अगर आप उस बैंक के पैसे को, अगर आप उस सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे तो बैंक फिर क्या करेगा, उसको कहां देगा, बैंक उसको देगा बेटा प्रोडक्टिव पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को। किन किन को दे सकता है बैंक, जो अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं, जिन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, जिन्होंने कंपनी खोल रखी है, उनको बैंक पैसा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नई चीजें बनाते हैं, उससे क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, देखिए हर एक कंट्री को बेटा हर एक कंट्री को हर साल कुछ ना कुछ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो देश की तरक्की में सहायक होते हैं, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो इसमें क्या क्या आइटम आती है, ऐसी कौन सी आइटम होती है जिससे कि देश का भला होता है। इसमें बेटा अगर आप बात करो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपकी इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो ये बेसिक आइटम होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है देश को आगे बढ़ाने में। इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, टूल्स हैं, मशीन्स हैं। तो ये कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जिससे कैपिटल गुड्स बढ़ती हैं और इससे देश की तरक्की में सहायता मिलती है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो बैंक बेटा कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करता है, क्योंकि बैंक जो है वो सेविंग को लेता है और इन सेविंग को किसको देता है, उन पार्टीज को देता है जो कि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करती है।
एंटरप्रेन्योर है, कंपनीज हैं, बिजनेसमैन है, किसान जो है वो उससे प्रोड्यूस कर रहा है आइटम्स, तो इससे सेविंग मोबिलाइज होती है और वेल्थ क्रिएट होती है कंट्री के अंदर। तो सबसे ज्यादा अगर सेविंग को कोई इंड्यूस कर रहा है, सेविंग को अगर कोई लेके आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो बैंक है। तो बैंक जो है इस सेविंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, जिससे कि डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की। तो कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि वो सेविंग को क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, सेविंग को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स के अंदर, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, देश तरक्की करते हैं उससे। देन असिस्ट इन इनोवेशन। इनोवेशन बेटा, अगर कोई भी देश जो है बेटा वो इनोवेशन पे चलते हैं। इनोवेशन मतलब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए प्रोडक्ट लेके आते हो, नई मार्केट ढूंढते हो, इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, इसके अलावा आप नए प्रोडक्ट लेके आते हो उसी मार्केट के लिए। जैसे अगर आप बात करो कि पहले जो टीवी आते थे, सिंपल टीवी आते थे, फिर स्मार्ट टीवी आने लगे। जैसे अगर आप मोबाइल की बात करो तो मोबाइल के अंदर आपके टच मोबाइल आ गए, स्मार्ट मोबाइल आ गए। फ्रिज की अगर बात करो तो फ्रिज के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वॉशिंग मशीन में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो बेटा जो देश होता है वो इनोवेशन पे टिका होता है। जो देश जितनी इनोवेशन करता है उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो कमर्शियल बैंक जो है वो इनोवेशन को भी बढ़ावा देते हैं। अगर किसी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखनी हो तो ये देखना चाहिए कि वो इनोवेशन कितनी कर रहा है। अब जैसे जापान है, ताइवान है, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, ये लोग क्यों तरक्की में है? क्योंकि ये लोग इनोवेशन करते हैं। एप्पल कंपनी जो है, एप्पल का मोबाइल इतना महंगा क्यों है? क्योंकि एप्पल नई नई इनोवेशन लेके आता है, नए नए उसके अंदर आपके नई नई एप्स मिलेंगी आपको। तो इसलिए ये जो इनोवेशन है, इसमें जिस भी कंपनी ने या जिस भी कंट्री ने इनोवेशन करनी होती है तो कमर्शियल बैंक उनको लोन देता है। कमर्शियल बैंक उनकी फाइनेंशियल हेल्प करता है कि आप लोग, ठीक है, आप लोग ये इनोवेशन कीजिए, मैं आपको काफी ज्यादा फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करवाऊंगा कम रेट के ऊपर। तो कमर्शियल बैंक जो है वो फैसिलिटेट करते हैं इनोवेशन को, ताकि नई और एडवांस टेक्नोलॉजी आए अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो फाइनेंशियल हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक फॉर innovation in different sectors of the country, so that they will be coming up with new products, new technology that will be helpful in the economic development or growth of the country. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि बैंक और क्या रोल प्ले कर रहे हैं। रोल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, किसी भी देश को, देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, तो आरबीआई जो है देश के अंदर मनी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। दो तरह की पॉलिसी होती है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना होता है, कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके हाथ में ये पूरी पावर होती है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए उस देश के सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना होता है और मनी की सप्लाई और डिमांड को भी देखना होता है। तो अगर मान लो देश के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। वो चेंजेस किस फॉर्म में होंगे बेटा? वो चेंजेस आप, आरबीआई क्या कर सकता है उसके लिए, आरबीआई जो आपके स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, सीआरआर होता है, जो उनमें चेंजेस कर देता है। बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होती है। और सबसे बड़ा रोल किसका होता है? बैंक्स का। तो बैंक्स जो है वही सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंक्स को बोलता है कि आपने इंटरेस्ट रेट को कम करना है या ज्यादा करना है। तो आरबीआई सबसे पहले किसको बोलेगा? बैंक्स को। बैंक्स आगे उसी हिसाब से अपनी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं। तो आरबीआई जो है बैंक्स के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है, जिससे कि देश के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, मनी की सप्लाई और मनी की जो डिमांड है उसको बैलेंस में रखने के लिए आरबीआई अलग अलग कदम उठाता है। किसके थ्रू? कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। बैंक इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट्स। ये तो सीधी सी बात है कि बैंक जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
आरबीआई के थ्रू इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है। आरबीआई जो है बैंक्स को बोलता है कि आप अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करो या ज्यादा करो। अभी जैसे टफ टाइम चल रहा है, मार्केट के अंदर अभी डिमांड कम है पैसे की, लोग अप्लाई नहीं कर रहे, तो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। बैंक अभी इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, तो उन सब की रेट्स कम हुई पड़ी है। तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। वो किसके थ्रू करता है? आरबीआई के ऑर्डर के ऊपर। और आरबीआई ये सारे काम किस पॉलिसी के अंडर करती है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। तो इंटरेस्ट रेट के बेस पे ही क्रेडिट क्रिएशन होता है बेटा। किसको कितना क्रेडिट देना है, किसको कितना लोन देना है, वो सारे का सारा किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट के। अगर मान लो मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हुई पड़ी है पैसों की, उस सप्लाई को कम करना है, क्रेडिट को कम करना है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देंगे थोड़ी सी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा देंगे तो मार्केट में सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू होता है, और बैंक जो है वही इंटरेस्ट रेट को कम और ज्यादा करता है, जिससे कि मार्केट के अंदर जो भी चीजें उल्ट पुलट हो रही है वो ठीक हो जाती है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो तरह के सेक्टर होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर बेटा वो होते हैं जिनको बैंक लोन देने में थोड़ी आनाकानी करता है, इजीली जिनको लोन नहीं मिलता। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर जो होते हैं उनको बड़ी इजीली लोन मिल जाता है, इसलिए इनको नॉन प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। तो किसी भी अगर कंट्री की डेवलपमेंट अगर करनी हो तो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना चाहिए, और बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है? जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को लोन इतनी जल्दी से नहीं मिलता, तो बैंक जो है इनके ऊपर स्पेशल फोकस करते हैं, इनको कम रेट के ऊपर लोन वगैरह मिल जाता है। क्योंकि फार्मर जो है वो देश के लिए क्या करता है? वो प्रोड्यूस कर रहा है, अन्न प्रोड्यूस करता है, तो उससे सारी कंट्री का पेट भरता है, तो इसलिए उनका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इनको भी लोन जल्दी नहीं मिलता। आर्टिस्ट होते हैं जो, इनको भी लोन जल्दी नहीं मिलता। तो ये हमारे देश के क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर है। तो ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, जो छोटे छोटे आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो चूड़ी बनाते हैं, जो छोटी मोटी कलाकारी करते हैं, तो इनको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। तो इनकी डेवलपमेंट में कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इनके लिए अलग से पैकेज बनते हैं, इनको लोन जल्दी मिलता है, कम रेट के ऊपर मिलता है। तो आरबीआई जो है स्पेशल फोकस रखता है, कमर्शियल बैंक को लोन जो है वो देने के लिए बोलता है कि आप जो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, इनको लोन दीजिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, और फूड ग्रेन के अंदर हमारा खुद का प्रोडक्शन बढ़े, और ये जो गरीब लोग हैं इनको भी मौका मिले ताकि ये भी बराबर आ जाए इनकम के अंदर, और देश आत्मनिर्भर बने। तो प्रायोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है बैंक्स का, क्योंकि ये इन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। देन डायरेक्टिंग फंड्स इनटू डिजायर्ड चैनल्स। देखिए हर एक गवर्नमेंट जो है हमेशा ये चाहती है कि बैलेंस ग्रोथ हो और बैलेंस डेवलपमेंट हो सारे सेक्टर्स। तो देश के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तो इन सबकी इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सेक्टर एक आगे निकल जाए और दूसरा सेक्टर पीछे रह जाए। तो उन सबकी इक्वल डेवलपमेंट के लिए और बैलेंस ग्रोथ के लिए हर गवर्नमेंट हमेशा कुछ कदम उठाती है। तो वो कदम किसके थ्रू? बैंक्स के थ्रू काफी इजी हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है इन सभी सेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, और जिस सेक्टर को कम लोन मिल रहा है उसको लोन देके उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है ताकि वो भी अपना ग्रोथ कर ले। तो जो प्रोडक्टिव जो आपकी बैलेंस ग्रोथ है वो किसके थ्रू आती है? बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, बैंक आपको फैसिलिटीज देता है। जब आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब आपका लोन का और मनी का, तो वो कमर्शियल बैंक ही करता है। वो जिस भी सेक्टर के अंदर कम डेवलपमेंट हो रही है वहां ज्यादा पैसा प्रोवाइड करवा के प्रोडक्शन बढ़ाता है, और वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर ग्रोथ का। देन सेकंड लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड एक्सपोर्ट। देखिए कमर्शियल बैंक जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए अगर आप देखोगे तो अलग से हमारे पास बैंक है एक्सिम बैंक। तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को स्पेशली फोकस करता है।
तो अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो तो बैंक आपको काफी ज्यादा मदद करते हैं, कंट्री आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट अगर करनी हो तो वो एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप हम देखेंगे आज हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। चाइना जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो उससे उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो एक्सपोर्ट करने से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, डॉलर मिलते हैं हमें। तो उस डॉलर को हम क्या कर सकते हैं, उस डॉलर का हम क्या यूज करते हैं, अपने जितने भी इंपोर्ट किए हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो रही हो और चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही हो, तो इन सब के लिए बैंक जो है इनको लोन प्रोवाइड करवाता है। जब इनकी फाइनेंशियल नीड्स जो है वो पूरी करता है, इनको जितना भी पैसा चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है बेटा उसको अगर डेवलपमेंट करनी है अपनी, तो उसको पैसा चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, दूसरी मार्केट में जाने के लिए, नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, मेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। कमर्शियल बैंक जो है इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करवाता है, उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़ती हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जब बढ़ेंगी, ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जिससे हमारे पास डॉलर आएंगे, डॉलर से देश की दशा सुधर सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में बैंक बहुत ज्यादा काम आता है। अब अगर आप बात करो तो हर घर में बैंक अकाउंट खोलने की योजना थी, वो मोदी सरकार लेके आई। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी की थी हर के पास खाता हो, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया बैंक ने। इसके बाद ये भी था कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसके बाद ये भी था कि स्कॉलरशिप है आपकी जो भी वो सीधा बैंक में आए। तो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में बैंक जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे जिसमें हमने देखा कि बैंक जो है उसका रोल आजकल बहुत बढ़ गया है। बैंक जो है वो हर एरिया के अंदर, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर हो, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स हो, एक्सपोर्ट हो, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को बढ़ाना हो, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो सेविंग को मोबिलाइज करता है, आजकल इनोवेशन में सहायता करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया है, मोबाइल बैंकिंग आ गई है, इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, टेलीफोन बैंकिंग है, कस्टमर सर्विस बढ़िया हो गई है, कस्टमर की जो समस्याएं हैं उनको बहुत जल्दी सुना जाता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप आरबीआई को शिकायत कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अब बहुत चेंज हो गई है। बैंक जो है अब अपना बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बिना बैंकिंग के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सब बातें हमने आज डिस्कस की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी।